हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर आप सभी को आपके यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन एक ही जगह पर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। जिस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। जो पॉपुलेशन सेंसस जिसके एविडेंसेस हमें ऋग वैदिक एज से लेकर के मॉडर्न टाइम्स तक मिलते हैं। इसी सेंसस के बारे में हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इसकी रिक्वायरमेंट, इस प्रोसेस के बारे में आगे हम देखेंगे। इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है और इससे फायदा क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस। सेंसस बेसिकली इज अ प्रोसेस। सेंसस का मतलब होता है एक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? सो सेंसस इज अ प्रोसेस जिसमें कि हम कलेक्ट करते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कंपाइल करती है और उसी कंपाइल डेटा को एनालाइज किया जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के साथ में उस पर्टिकुलर डेटा को शेयर किया जाता है। और ये डेटा किसके बारे में होता है? This data is about all the individuals that are living in a country at a specific point of time. इसको कहते हैं इस एक्सरसाइज को, जो एक्सरसाइज हमारे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है दैट इज इलेक्शन, वो भी इंडिया में होते हैं। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है जिसमें कि सेंसस कलेक्ट किया जाता है पूरी पॉपुलेशन का, वो भी इंडिया में ही होती है, बिकॉज इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाइक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा, ये सब कलेक्ट किया जाता है इसमें। अच्छा, ये सेंसस हमें पूरे देश की पॉपुलेशन की एक डिटेल्ड पिक्चर देता है। इट गिव्स अस अबाउट द डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ होल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, द सेंसस ऑफ 2011 gives us the detailed picture of the population trend that was there in 2011, जो हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। 2021 में 2021 में होने वाला था सेंसस नेक्स्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो गया। देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जल्दी होने वाला है सेंसस। नेक्स्ट देखेंगे, तो दिस इज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज इन दिस कंट्री। तो हम देखते हैं सेंसस जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इट इज बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो द नोडल मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन आवर कंट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि एट प्रेजेंट मिस्टर अमित शाह के अंडर है। तो हम बात करेंगे सेंसस जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एक सेपरेट ऑफिस है, एक परमानेंट ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो कि एमएचए के अंडर आता है। अच्छा, 1951 से पहले क्या था, सेंसस जो है वो एक एड हॉक एक्सरसाइज थी। 1951 से पहले क्या होता था कि एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता था। उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में उसका काम होता था सेंसस कंडक्ट कराना, और सेंसस के कंडक्ट कराने के बाद में उस बॉडी को खत्म कर दिया जाता था। तो दैट इज एड हॉक। लेकिन 1951 के बाद से एक परमानेंट सेंसस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, एक परमानेंट सेंसस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना ही केवल सेंसस कंडक्ट करने के बाद खत्म हो जाएगा ये ऑफिस, बल्कि ये ऑफिस एक कंटिन्यूइंग ऑफिस है, जो कि हमेशा जो डेटा है जो कि हमें कंसेंसस से मिला, उस डेटा के ट्रेंड को हमेशा एनालाइज करता रहे, उस डेटा के ट्रेंड को हमेशा समझने का काम करता रहे, हमें नए नए इनपुट्स मिलते रहे ताकि उससे, इसीलिए 1951 के बाद से परमानेंट ऑफिस बनाया गया। हम देखते हैं नेक्स्ट। सो इसका स्टैट्यूटरी मैंडेट क्या है। स्टैट्यूटरी मैंडेट मींस इसके पीछे की लॉ बैकिंग क्या है, कौन सा लॉ है जो मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट की इस डिपार्टमेंट या इस मिनिस्ट्री को सेंसस कंडक्ट करना होगा। सो दैट इज द लीगल बेसिस फॉर कंडक्टिंग दिस सेंसस gets from the census act of 1948. So this is the census act of 1948, which was again amended in 1994 also, and this was presented in parliament by Sardar Vallabhbhai Patel. And I would like to mention one more thing, that there are three lists that are under the 7th schedule of Indian Constitution. Those list divides the subjects into three parts: center list, state list, and concurrent list. Center list, in which only central government or parliament can only make laws. State list, state legislatures can make laws, and concurrent list, in which both center as well as state can make laws. So this census exercise comes under the union list. It comes under, according to Article 246,
comes under the entry 69 in the 7th schedule and entry 69 of the union list. तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है. ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कॉन्फिडेंशियल. इवन दिस इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल टू द एक्सटेंट दैट इवन the court of law in this country cannot ask for this information because this is highly sensitive information, highly classified and confidential information. So basically even the court cannot access it. So as per the census act, so the census act mandatorily says this thing, mandatorily says this one thing, that court in this country also cannot access this information about the census that is conducted. Next is, we will analyze the importance of census. So here it helps in the governance of the country. It helps the administrative departments, various departments, policy makers for the better governance of this country. It enables specific targeting of the population, जिसमें कि अच्छे से पॉपुलेशन को पर्टिकुलरली ट्रेंड को एनालाइज करके और पर्टिकुलर पॉपुलेशन को टारगेट करके जो बेनिफिट्स पहुंचाने होते हैं, सोशल जस्टिस बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप पहुंचाया जा सकता है. पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को समझ के, उसके ट्रेंड को समझ के उनके लिए स्पेसिफिकली पॉलिसीज को बनाया जा सकता है. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन प्लानिंग ऑल्सो. बेशक प्लानिंग कमीशन नहीं है 2015 के बाद से, अब नीति आयोग है, बट स्टिल देयर आर सेवरल प्लान्स that are being made by several ministries, departments for the development of this country, and the analysis of the census of this country helps in making the plans for the development of the country. Research. So there are various research in several departments, several universities, institutions that are being going on, even in National Institution for Transforming India, Niti Aayog. This also helps Niti Aayog to carry out so many researches. Okay, so census helps us in doing that. So now, next is, it also even helps in the economic development of the country. So census in so many ways is very important for this country. Now we will see the historical background, not backing, but historical background of census. हमें ऋग्वेदिक एज से, बिकॉज एक्चुअली है क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हो सकता है कि सेंसस हो, बट क्योंकि अभी तब की स्क्रिप्ट आज तक भी हम डिसाइफर नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ में ये बोल नहीं पाएंगे कि आईवीसी में जो है वो सेंसस हुआ करता था या नहीं हुआ करता था. मैंने जैसा कि आपको बताया, सेंसस कोई एज सच प्लान नहीं है. सेंसस एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम पॉपुलेशन के डेटा को कंपाइल करते हैं, स्टडी करते हैं और एक ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. तो ये एनालिसिस जो है हमें ऋग्वेदिक एज में भी मिले हैं. ऋग्वेदा में भी उस समय की पॉपुलेशन के बारे में वर्णन है कि उस समय की पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड था. उन्होंने भी कलेक्ट करने की कोशिश की है उस समय रह रहे लोग, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग उस समय रह रहे थे ऋग्वेदिक एज में, उनके बारे में भी काफी बातें लिखी गई है. दिस स्क्रिप्ट इज बेसिकली द स्क्रिप्ट फ्रॉम अर्थशास्त्र written by Kautilya, a marvelous creation of Kautilya. So अर्थशास्त्र में भी उस समय चाणक्य के द्वारा लिखे गए कई सारे ऐसे एविडेंसेस है जो हमें ये दर्शाते हैं कि कुछ ना कुछ सेंसस से रिलेटेड एक्टिविटीज उस समय भी अर्थशास्त्र के एज के दौरान भी कंडक्ट कराई जाती थी. तो देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि कितने पुराने एविडेंसेस हैं हमें. तो सेंसस ऐसा नहीं है कि अभी गवर्नमेंट मॉडर्न सेटअप्स में ही कंडक्ट कराती है. तो सेंसस जो है वो काफी टाइम पहले से कंडक्ट हो रही है, एक एक्सरसाइज है. हम देखेंगे कि एक आईने अकबरी किताब अबुल फजल के द्वारा लिखी गई ये किताब है. तो इस किताब के अंदर भी उस टाइम के सेंसस एक्सरसाइज के बारे में वर्णन किया गया है. सो ऋग्वेदा मैंने आपको बताया 800 से 600 बीसी, उस दौरान भी हमें कई रेफरेंसेस मिलते हैं पॉपुलेशन डेटा के. कौटिल्य के अर्थशास्त्र 3rd सेंचुरी बीसी, उन्होंने भी प्रमोट किया था कि पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट किया जाए. आईने अकबरी मुगल्स के टाइम पर, उस टाइम के भी हमें एक जो रिकॉर्ड्स हैं पॉपुलेशन रिकॉर्ड वो मिलते हैं. हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस एफर्ट्स क्या रहे, इंडिपेंडेंस से पहले वो किनके एफर्ट्स रहे जिनके द्वारा जो है एक्सरसाइज प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी सेंसस एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती थी और आज तक की जा रही है. हम देखेंगे 1824 और 1827 टू 28 के टाइम पर भी पार्शियल सेंसस कंडक्ट कराए गए थे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा.
जेम्स प्रिंसेप ने ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश का सेंसस तो नहीं कंडक्ट कराया था, बट उन्होंने इलाहाबाद और बनारस जैसे उस समय के मोस्ट पॉपुलर सिटीज का सेंसस जो है, या हम कह सकते हैं टाउन का सेंसस जो है, कंडक्ट कराया था। 1830 में ढाका उस समय का जो है, हमें एक फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस ऑफ अ सिटी, उस सिटी का जो है फर्स्ट कंप्लीटेड सेंसस, मतलब ये पहली ऐसी सिटी बनी जिसका एक कंप्लीट सेंसस जो है 1830 में कंडक्ट हुआ था। अच्छा, 1872 में पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस वाज कैरिड आउट अंडर लॉर्ड मेयो। नॉन सिंक्रोनस मतलब एक पैटर्न नहीं सेट हो पाया था उस समय। उस समय 1872 में लॉर्ड मेयो ने सेंसस तो कंडक्ट कराया था, बट इट वाज जस्ट अ वन टाइम एक्सरसाइज, उसके बाद में कंटिन्यूटी नहीं आई थी एक्सरसाइजेस में। लेकिन जो पहला सिंक्रोनस और सिस्टमैटिक तरीके से जो हमारे देश में सेंसस कंडक्ट कराया गया, it was in 1881 by W.C. Plowden. W.C. Plowden, very important question for preliminary examination for UPSC and in fact for state service examinations also. So, who conducted the first synchronous and systematic census in which year? In 1881, and by whom? So, the person is W.C. Plowden. Since 1881, it has become a synchronous exercise. It has become a trend. After every 10 years, these censuses are conducted in our country. So तब से लेके आज तक हर 10 साल के अंतराल में जो है सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं। हम आगे देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस जो स्टार्ट हुई थी 1881 में, उससे लेके आज तक जो कंडक्ट की जा रही है। 1881 में जो है वो फुल सेंसस किया गया था, लेकिन कश्मीर और पोर्टुगीज और फ्रेंच कॉलोनी जो उस समय पर थी, जहां पर पोर्टुगीज और फ्रेंच रूल कर रहे थे, उनको एक्चुअली ऐड नहीं किया गया था उस सेंसस में 1881। 1891 में कश्मीर, सिक्किम और अपर बर्मा, बिकॉज अपर बर्मा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अलग हुआ है। 1935 में ये नहीं कह रहा कि बर्मा वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट तब तक जो है बर्मा का और जो इंडिया का कंट्रोल गवर्नेंस था वो सेंट्रलाइज्ड था। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, बट बाय द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 वो सेपरेट कर दिया गया। तो उस समय अपर बर्मा का सेंसस भी जो है 1891 में इंडिया के सेंसस के साथ ही कंडक्ट कराया गया था। 1901 में बलोचिस्तान, राजपूताना प्रिंसली स्टेट, पंजाब प्रिंसली स्टेट, अंडमान एंड निकोबार, जिस पर्टिकुलर जगह को बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से पार्ट डी में रखा गया था, वहां पर भी सेंसस कंडक्ट कराया गया था। इन विच ईयर? 1901। इन 1921 देखा गया कि एक पॉपुलेशन डिक्लाइन का ट्रेंड देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? बिकॉज 1918 में एक इन्फ्लुएंजा आया था, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंजा था उस समय, बहुत ज्यादा लोग जो है उनकी डेथ हुई थी अनफॉर्चुनेटली। तो इसीलिए उस सेंसस को कहा जाता है ग्रेट डिवाइड। इट शोड अ वेरी बिग डिवाइड, अ ग्रेट डिवाइड इन द पॉपुलेशन। तो उसमें बहुत अलग ट्रेंड्स निकल के आए थे। आगे अगर हम देखें तो 1971 में एक फर्टिलिटी डेटा को और इंक्लूड किया गया था। मैरिड वुमेन से उनके फर्टिलिटी डेटा के बारे में भी पूछा जाता था, उनके कितने बच्चे हैं, उनके फर्टिलिटी स्टेटस के बारे में। अच्छा, 1991 में लिटरेसी मेजर्स को भी जो है वो देखा गया था कि 7 से ज्यादा एज के कितने जो बच्चे और एडल्ट्स हैं उनमें लिटरेसी रेट क्या है। सो एक क्वेश्चन दोबारा आ सकता है कि 1991 के सेंसस में, कौन से सेंसस में मतलब पूछा जा सकता है कि लिटरेसी डेटा को भी ऐड किया गया था। दैट वाज इन द सेंसस ऑफ 1991। 2001 में एक इंटेलिजेंट चार्टर कैरेक्टर रिकॉग्निशन आईसीआर, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, जो कि एक फर्स्ट कदम था टूवर्ड्स डिजिटलाइजिंग द सेंसस। तो डिजिटलाइजिंग सेंसस जो है ये पहल आज नहीं शुरू हुई है, ये पहल 2001 में ही शुरू हो गई थी, जिस समय आईसीआर इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को सेंसस के अंदर ऐड किया गया था। 2011 में हमने देखा कि दोबारा से जो है एक पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला, बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ दी हायर लिटरेसी या हायर एजुकेशनल लेवल, हायर अवेयरनेस लेवल। तो उसमें हम देखते हैं कि फिर एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया गया था स्टेट्स का। तो ये एक अलग चीज है, हम कभी और डिस्कस करेंगे इसको। बस आप इतना याद रख लेना कि ईएजी, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स, तब जो है इनको कैटेगराइज किया था 2011 में। ठीक है, और 2011 के सेंसस में दोबारा से हमें जो है वो पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला था। अच्छा, 2021 का सेंसस जो कि फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने वाला था, पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब देखते हैं कि कब ये कंडक्ट होगी एक्सरसाइज। हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की।
तो देखिए सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द रेगुलर सेंसस एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, एक फर्स्ट जो कास्ट सेंसस था वो 1931 में कंडक्ट किया गया था। 1931 के बाद में जो अगला कास्ट कास्ट जो फैक्टर जिस सेंसस में ऐड किया गया, दैट वाज 2011। देखते हैं इसमें रूरल और अर्बन हाउस होल्ड दोनों के डेटा को कलेक्ट किया गया था। कलेक्ट करने के बाद इसमें क्या होता है कि SECC में जो लोगों के इकोनॉमिक कंडीशंस को भी काउंट किया जाता है कि लोग कितनी कौन सी इकोनॉमिक कंडीशन में रह रहे हैं, वो कितने लेवल ऑफ पॉवर्टी में है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। इसमें लोगों की कास्ट डिटेल्स भी ली गई थी। अच्छा, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो लोगों की कास्ट डिटेल्स ली गई थी, दैट वाज डिसएग्रीगेटेड कास्ट डिटेल्स। क्या मतलब है डिसएग्रीगेटेड कास्ट डिटेल्स का? जस्ट ये डेटा कलेक्ट किया गया था कि वेदर द पीपल बिलोंग टू SC और ST और OBC। लेकिन इसमें विद इन ST जो कई सारे ग्रुप्स हैं उसका डेटा नहीं कलेक्ट किया गया था। विद इन SC जो कई सारे ग्रुप्स हैं वो डेटा नहीं कलेक्ट किया गया था। तो SECC में जो है जस्ट आपके कैटेगरी पूछी गई थी, जस्ट कैटेगरी डेटा कलेक्ट किया गया था, बट नॉट द कैटेगरी विद इन दोज कैटेगरीज। ओके, सो दिस वाज डिसएग्रीगेटेड कास्ट सेंसस। ओके, इसमें एम ये था कि ताकि उन हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करना जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हैं, और उन सोशली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना जो ज्यादा डिप्राइव्ड है, ताकि पॉलिसी टारगेटिंग अच्छी हो सके, उन पर्टिकुलर ग्रुप्स को टारगेट करके एडवांटेज दिया जा सके। आगे देखते हैं, डिफरेंस हम समझ लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि सेंसस तो नॉर्मली पॉपुलेशन ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए होता है, जिसमें पूरे पॉपुलेशन का जो है यूजुअल डेटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन SECC जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप, या तो वो गरीब है या मिडिल क्लास या अमीर, वो क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस है उसको कंसिडर करता है। सेंसस जो है ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उस सेंसस को हर एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में भेजा जाता है। पब्लिक डोमेन तक भी उनकी कई सारी बातों को लाया जाता है। डिपार्टमेंट्स को भेजने का जो है कारण ये है कि भाई ताकि डिपार्टमेंट जो पॉलिसीज बनाए, जो मिनिस्ट्रीज पॉलिसीज बनाए, वो पॉलिसीज जो है उनमें बेटर टारगेटिंग कर सके, बेटर जो पॉलिसीज के एडवांटेजेस है उनको जो है टारगेट ग्रुप पहुंचाया जा सके। So next is census has a universal demographic focus, whereas SECC emphasizes on सोशो-इकोनॉमिक कंडीशन। तो SECC का जो फोकस है वो लोगों की सोशो-इकोनॉमिक कंडीशन पर है, बट जो सेंसस का फोकस है वो पूरे देश की जनरल पॉपुलेशन ट्रेंड के ऊपर है, बढ़ रही है, घट रही है, कौन से एज में कितने लोग हैं उसके ऊपर है। हम ये देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है। तो SECC जो है वो हमें इनइक्वालिटीज के बारे में दिखाता है कि कितने हाउस होल्ड ग्रुप्स जो है वो कौन से लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलनेस पर हैं। ठीक है, कि मतलब वो कौन से लेवल पे, क्या गरीब है बहुत ज्यादा, रिच और पुअर के बीच में डिस्पैरिटी कितनी है, इन चीजों को जानने की कोशिश करता है। इट हेल्प्स इन क्वांटिफाइंग बैकवर्डनेस फॉर एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज जिसका एक बहुत अहम पार्ट है रिजर्वेशन देना, ताकि बेटर रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंचाए जा सके, ताकि उन्हीं ग्रुप्स तक पहुंचाए जा सके जिनको सच में जरूरत है रिजर्वेशन की, एफर्मेटिव एक्शंस की। ये सपोर्ट करता है आर्टिकल 340 को। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है ताकि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सके कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए जो कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होगी उसको भी कुछ डेटा चाहिए होगा, ताकि वो भी जो है वो पॉलिसीज मैंडेट्स जो है उसका ये रहता है कि आपको बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए मेजर सजेस्ट करने हैं। उस कमीशन को जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे अंडर आर्टिकल 340, उस कमीशन को हेल्प करने के लिए SECC है, जो कि उनको डेटा देगा, उनको बताएगा कि इन इस पर्टिकुलर कैटेगरी की पोजीशन ये है, ताकि उनके लिए बेटर पॉलिसीज, बेटर रिकमेंडेशंस दे सके ये कमीशन। सो ये दिस ऑगमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ द कमीशन दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंसर्न्स रिलेटेड टू SECC, इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कास्ट डेटा बहुत जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव डेटा होता है, जिसका फायदा उठा करके कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक अपर हैंड ले सकती हैं, वो लोगों को जो है पॉलिटिकल कास्ट लाइन पर मोबिलाइज कर सकती हैं, लोगों को रेडिकलाइज कर सकती हैं, पोलराइज कर सकती हैं। तो ये कुछ जो है इसमें इश्यूज रिलेटेड है। ठीक है, SECC डेटा जो है वो इधर अनपब्लिश रहता है या फिर पार्शियली रिलीज किया जाता है।
होली रिलीज कभी नहीं किया जाता ताकि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कास्ट की वजह से अपर हैंड या प्रिविलेज ना मिल जाए और लोगों का जो है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लाइन ना हो सके। एक रिस्क हमेशा ये रहता है कि जो कास्ट इक्वल क्लासेस, अज्यूमिंग कास्ट इक्वल क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोशल आइडेंटिटी डोंट ऑलवेज अलाइन। देखो, कास्ट और क्लास हमेशा एक अलाइन नहीं होते। ये भी हो सकता है कि कोई अपर कास्ट के इंसान है, पर्टिकुलर ग्रुप है दैट बिलोंग टू द अपर कास्ट, बट वो लोअर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई लोअर क्लास को बिलोंग, लोअर कास्ट को बिलोंग कर रहा है कोई पर्टिकुलर ग्रुप, बट वो रिच है। जैसे अगर हम बात करें पाटीदार कम्युनिटी की, अगर हम बात करें मीणा कम्युनिटी की, दे बिलोंग टू ट्राइबल ग्रुप, बट अगर हम कंपेयर करें तो दे आर वेल ऑफ। वो बाकी कैटेगरी से थोड़े वेल ऑफ है, उनको नहीं उतनी जरूरत है जितनी बाकी कैटेगरीज को जरूरत है। तो ये चीज है कि कास्ट और क्लास दोनों जरूरी नहीं है कि हमेशा अलाइन हो। जरूरी नहीं है कि लोअर कास्ट के सभी लोग जो है वो लोअर क्लास को ही बिलोंग करें, और ये भी जरूरी नहीं है कि अपर कास्ट के सभी लोग जो है अपर क्लास के ही हो। तो ये बात है इसमें। वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड ये है कि डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हो सकता है कि अभी जो है नेक्स्ट सेंसस में और ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाए। फर्स्ट डिजिटलाइजेशन 2001 आईसीआर। अच्छा, तो अब मेक ईसीसी डेटा मोर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बनाओ ताकि सब लोग एक्सेस कर सके, हर डिपार्टमेंट हर मिनिस्ट्री उसको कंफर्टेबली एक्सेस कर सके। ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, लोग क्या करते हैं, कई बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं कई बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। उनमें आपको अवेयरनेस लानी है ताकि वो लोग जो है पर्टिकुलरली उस डेटा को, अपने पर्सनल डेटा को शेयर करें। अच्छा, यूज सेंसस डेटा टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड प्लानिंग, तो सेंसस डेटा को देश की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, देश में इक्विटेबल एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट की पहल की जाए और अच्छे से टारगेट किया जाए लोगों को, ताकि वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ सके बाकी कम्युनिटीज के। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। फिल्म्स के कुछ फैक्ट, फर्स्ट सिंक्रोनस एक्सरसाइज 1881, सेंसस एक्ट पास हुआ था 1948 में। रजिस्ट्रार जनरल जो है वो ऑपरेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है सेंसस के कंडक्ट कराने में। 1921 का सेंसस जो है उसको ग्रेट डिवाइड कहा जाता है बिकॉज इन्फ्लुएंजा का इफेक्ट, और उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था। लेटेस्ट एसईसीसी जो है वो कंडक्ट किया गया था 2011 में, उसके बाद से नहीं कंडक्ट किया गया। कॉन्फिडेंशियलिटी जो सेंसस की है वो किसके द्वारा इंश्योर की जाती है, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई और टॉपिक आपके मन में है कि जो मैं जिस पे वीडियो लेके आऊं, प्लीज डू कमेंट दैट टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।